जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में सिविक्स का हमारा सबसे पहला चैप्टर जो कि हमारा सत्ता की साझेदारी जैक बोर्ड से है। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर का नाम है दोस्तों सत्ता की साझेदारी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, है चैप्टर का नाम सत्ता की साझेदारी। अब सत्ता की साझेदारी होता क्या है, सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सत्ता की साझेदारी क्या होता है, जरा यहाँ समझिए। दोस्तों, सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है कि सत्ता को एक व्यक्ति या एक समूहों के हाथों में न रखकर उसे समाज के अलग अलग वर्गों या समूहों के बीच बांट देना। सत्ता का मतलब ही होता है दोस्तों, देखिए, पावर शेयरिंग कहा जाता है इसे, कि मतलब पावर अपने पास ही मतलब नहीं रखा जाएगा, दूसरे समूह को भी या फिर वर्गों को भी पावर बांटेगा। अगर सिंपल भाषा में हम बात करेंगे सत्ता की साझेदारी, तो इसका मतलब ये समझिए कि सरकार में सभी का हिस्सा होना, यानी सरकार तो बनेगी लेकिन सभी का हिस्सा रहेगा पावर में, ताकि कोई भी समूह या समुदाय खुद को कमजोर महसूस ही ना करे। इसी को बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। अगर उदाहरण के माध्यम से अगर देखा जाए तो बेल्जियम में, जैसे बेल्जियम में डच और फ्रेंच भाषा जो है भाषी दोनों लोगों के बीच जो है सत्ता बांटी गई है, ताकि दोनों समुदाय खुश रहे, असंतोष पैदा ना हो, नाराजगी ना हो। इसी को बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, पहला है जो है, श्रीलंका को आज़ादी कब मिली? तो 1948 को श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। अब इसमें आगे बात करेंगे श्रीलंका और इसमें बेल्जियम की भी बात करेंगे। इन्हीं दोनों के बीच ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि श्रीलंका की जातीय बनावट की व्याख्या करें कि उनका जातीय बनावट कैसा है। आइए आपको समझाते हैं, तभी अच्छे से समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है। देखिए, श्रीलंका की जातीय बनावट की व्याख्या यहाँ करने बोल रहा है आपको। तो देखिए क्या कह रहा है कि श्रीलंका एक द्वीपीय समूह है। क्या है दोस्तों? सॉरी गाइस, देश है। क्या है? श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, यानी आइलैंड है। एक क्या है? आइलैंड है। देखिए क्या है दोस्तों, श्रीलंका जो है वहाँ पर एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित है। भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यहाँ की आबादी हमारे देश हरियाणा राज्य के बराबर है। यहाँ की जितने आबादी लोग रहते हैं, लोग यहाँ पर जीवन अपना यापन करते हैं, तो हमारे हरियाणा राज्य के मतलब बराबर है। तो बेल्जियम के भांति यहाँ भी कई जाति और समूह के लोग निवास करते हैं। यहाँ बेल्जियम की भी बात करेंगे हम लोग। यहाँ बेल्जियम और श्रीलंका के ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो देखिए, बेल्जियम के भांति जो है यहाँ भी कई जाति और समूह के लोग रहते हैं, जैसे बहुत सारे देशों में रहते हैं जाति और धर्म के लोग। तो यहाँ आपको मतलब इस क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में पढ़ना है बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में ज़्यादातर। तो यहाँ की कुल आबादी का 74% लोग सिंगली है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ की कुल आबादी का जितने भी लोग आबादी है उसका 74% लोग क्या है? सिंगली है। सिंगली एक भाषा होता है उनका। जबकि 13% लोग तमिल और यहाँ देखिए, और शेष 5% लोग ईसाई है। क्या दोस्तों? 5% लोग ईसाई है, जो कि बाकी के लोग हैं। और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ सिंगली लोग रहते हैं। तो दोस्तों यही है श्रीलंका के जातीय बनावट। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बेल्जियम की जातीय बनावट की आपको व्याख्या करने बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि बेल्जियम की जातीय बनावट की व्याख्या करें। आइए समझते हैं बेल्जियम का। देखिए, बोल रहा है कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। देखिए, यूरोप एक महाद्वीप है। यानी महाद्वीप क्या होता है दोस्तों कि उसके अंदर बहुत सारा मतलब देश होता है, तो इसी को बोलते हैं महाद्वीप। लेकिन जो श्रीलंका है वो एक द्वीपीय देश है, यानी आइलैंड है एक, उसी में वो मतलब स्थित है, बसा है, चारों तरफ पानी है। तो यही है दोस्तों। अब आगे बढ़ता है कि बेल्जियम जो है ये यूरोप का एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है बेल्जियम। तो जिनकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ यानी 10 मिलियन है। 1 करोड़ कितना होता है? 10 मिलियन के बराबर होता है। तो इनकी जनसंख्या है टोटल। तो यहाँ की जातीय बनावट मतलब अत्यधिक जटिल होता है। यहाँ की जातीय बनावट जो है वो बहुत ही जटिल है। यहाँ की कुल आबादी का 59% लोग डच बोलते हैं। याद रखिए, ये सब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। कुल आबादी का 59% लोग, 59% लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं तथा 1% लोग जर्मनी बोलते हैं। यही सब आपको याद करना है, इसमें अभी समझना नहीं है, बाकी हम लोग बाद में भी समझेंगे उसका कि वहाँ पर कैसे सत्ता की शेयरिंग की जाती है या फिर कौन सी भाषा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अभी सिर्फ हम लोग जाति की बनावट की व्याख्या कर रहे हैं। आगे हम लोग और भी इससे बढ़िया तरीके से इसे एक्सप्लेन करेंगे आगे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है कि लोकतंत्र क्या होता है। देखिए लोकतंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी देश में रहने वाली जनता जो होती है वो चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के हित के लिए जनता पर ही शासन करती है, इसी को बोलते हैं लोकतंत्र। देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा, भले ये क्या है, एक तरह का क्या है दोस्तों, ये परिभाषा है, लेकिन आपको समझाते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें जो कोई नेता होता है वो शासन करता है, लेकिन बोल रहा है कि किसी देश में रहने वाली, मान लीजिए कोई एक देश है तो वहाँ की जो जनता होती है वो अब खुद अपने नेता को, प्रतिनिधियों को चुनते हैं। क्यों? ताकि वो जनता के हित के लिए ही काम करे। जनता, अब लोकतंत्र में जो होता है दोस्तों वो क्या होता है कि जनता के हित में काम करना चाहिए। कुछ मतलब वो क्या करते हैं, ऐसे नेता चुनते हैं जो जवाबदाही होते हैं, वैसे सरकार चुनते हैं जो जनता के सवालों को जवाब देते हैं, उनके हित में काम करते हैं। ये सारी चीज़ें होती है लोकतंत्र में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि श्रीलंका में तमिल और सिंगलियों के बीच टकराव के क्या कारण थे। वहाँ जो टकराव हुआ था उसके क्या कारण थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आंसर देखिए। उत्तर क्या रहा दोस्तों कि श्रीलंका में सिंगलियों की आबादी तमिलों की अपेक्षा बहुत अधिक थी। श्रीलंका में जो सिंगली की आबादी है वो तमिलों की अपेक्षा बहुत अधिक थी। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि वहाँ पर 74% लोग सिंगली थे, सिंगली भाषा के लोग रहते थे। और सिंगलियों का वोट बैंकिंग अधिक होने के कारण वहाँ की सरकार भी सिंगलियों के प्रति अधिक झुकाव थी। यानी अब जिसका वोट बैंकिंग ज़्यादा होता है, आजकल नेता लोग क्या करते हैं कि जिसका जनसंख्या ज़्यादा होगा, जिस धर्म से या फिर जिस जाति के मतलब लोग रहते हैं वहाँ पर जाते हैं और उनका वोट बैंकिंग बनाते हैं, ताकि यहाँ पर ज़्यादातर जाति के लोग रहते हैं तो वहाँ पर चले जाते हैं और उनका वोट को उनको मतलब बैंक दिख जाता है कि चलो यहाँ से वोट उठाते हैं, तो इसी को बोलते हैं। और सरकार भी उस पर ज़्यादा झुकाव रहती है, झूठे मोटे वादा करके। तो वहाँ की सरकार ने सिंगली भाषा को ही राष्ट्र भाषा जो है घोषित कर दिया, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग सिंगली रहते थे और सिंगली और तमिलों के बीच तो टकराव होती रहती थी। तो ज़्यादा जनसंख्या जिसका रहेगा सरकार भी उसी का ना देखेगी दोस्तों, क्योंकि उसको वहीं से ज़्यादा वोट मिलेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब सरकार ने क्या किया, सिंगली लोगों की भाषा को ही राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया, जबकि तमिलों को दूसरी राष्ट्रभाषा का दर्जा तक नहीं दिया गया था। वहाँ जो सरकार थी दूसरी भाषा राष्ट्र का भी मतलब उन्हें दर्जा नहीं दिया था, सिंगली भाषा को ही राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। तो इससे असंतोष तो पैदा हो गई दोस्तों। तो वहाँ की जितनी सरकारी नौकरियां होती थी वो सभी सिंगली जाति को ही मिलता था। सिंगली, जैसा कि हमने आपको बताया कि वहाँ पर जाति ज़्यादा रहते थे, 74% लोग सिंगली रहते थे, तो उनका वोट बैंक की तरह यूज करते थे उनकी सरकार। तो इन सभी विषमताओं के कारण श्रीलंका में हमेशा तमिल और सिंगलियों के बीच टकराव होते रहता था। अब सरकार किसी एक पक्ष की तरफ अगर झुके रहेगी तो दूसरा पक्ष जो हो वो असंतुष्ट तो होगा ही दोस्तों, इसीलिए झगड़ा और ज़्यादा बढ़ता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ देखिए बोल रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, यह क्यों आवश्यक है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था चैप्टर में सत्ता की साझेदारी क्या होता है, चलिए आपको एक बार फिर बता देते हैं कि जब किसी देश के शासन व्यवस्था में सभी लोगों एवं वर्गों को समान अधिकार दिया जाता है तो उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं, यानी पावर को शेयरिंग करना। जब किसी देश के शासन व्यवस्था में, कोई एक देश है जहाँ पर कोई शासन व्यवस्था चलता हो, तो वहाँ पर क्या करता हो, सभी लोग और वर्गों को समान अधिकार दिया जाए, उसी को बोलते हैं सत्ता की साझेदारी, यानी पावर को शेयरिंग करना, ताकि कोई भी छोटा महसूस ना करे। यहाँ पर देखिए अब क्यों आवश्यक है इसे ज़रा समझते हैं। देखिए आप समझते हैं दोस्तों कि यह आवश्यक क्यों है, यानी जरूरी क्यों है। देखिए सबसे पहले टकराव से बचने के लिए, अगर हम एक समूह का दूसरे समुदाय से टकराव ना हो इसके लिए हमें पावर को शेयरिंग करना पड़ेगा, सभी को महत्व देना पड़ेगा, सभी को समान अधिकार देना पड़ेगा। समाज में समानता बनाए रखने के लिए यह भी आवश्यक है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सत्ता की साझेदारी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ देखिए देश में एकता और शांति के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा मतलब यूजफुल है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी से देश मजबूत, लोकतंत्र सुरक्षित और जनता खुश रहती है। सत्ता की साझेदारी से अगर पावर को शेयरिंग किया जाए तो इससे देश मजबूत होगा, लोकतंत्र भी सुरक्षित रहेगा और जनता भी खुश रहती है इसमें, ताकि किसी को कोई भी छोटा महसूस ना करे। यहाँ पर सभी को समान जब दर्जा मिलता है तो सभी लोग खुश रहते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों बोल रहा है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके कौन से हैं। आधुनिक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है अभी, तो इसके सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके कौन से हैं। देखिए हमने अभी तक आपको बताया कि सत्ता की साझेदारी क्या होता है और यह जरूरी क्यों होता है, लेकिन सत्ता की साझेदारी के तरीके कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हम लोग मतलब कैसे कैसे मतलब इसमें बांटते हैं उसको। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आंसर देखिए क्या रहा दोस्तों। उत्तर देखिए
कि भारत में सत्ता का विभाजन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में की गई है। अभी जो होता है वो भारत में सत्ता का जो विभाजन होता है वो विधायिका के रूप में, कार्यपालिका के रूप में, न्यायपालिका के रूप में की गई है, यानी सबके पास पावर शेयरिंग किया गया है। सत्ता का विभाजन केंद्र सरकार के बीच हुआ है, राज्य सरकार के रूप में भी की गई है, यानी केंद्र सरकार को भी पावर दिया गया है और राज्य सरकार को भी अलग पावर दिया गया है। यहाँ सबको, किसी एक के पास पावर नहीं है दोस्तों, वरना असंतोष पैदा होगा। देखिए यहाँ पर तीन नंबर पॉइंट देखिए, सत्ता का विभाजन विभिन्न भाषा और धर्म के आधार पर किया गया है। जैसे बेल्जियम की सरकार में वहाँ पर भाषा और धर्म के आधार पर सत्ता का विभाजन हुआ, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में जो होता है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच ये सब ज़्यादातर होता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के रूप में भी किया गया है, इन्हें भी दर्जा दिया है, इनको भी पावर दिया गया है। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिखेगा टिक मारते चलिएगा, ऐसे लिखते चलिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी व्यवस्था का वर्णन करने बोल रहा है। आइए उत्तर समझते हैं। बेल्जियम में भाषा के आधार पर सत्ता का विभाजन किया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया, वहाँ पर विभाजन सत्ता का किसके द्वारा हुआ, तो भाषा के द्वारा, यानी भाषा के आधार पर ही सत्ता का विभाजन हुआ है। 2 नंबर पॉइंट देखिए कि बेल्जियम में डच और फ्रेंच दोनों भाषा के मंत्रियों की संख्या समान होती है। बेल्जियम में जो डच होता है, डच और फ्रेंच भाषा जो मतलब वहाँ पर बोला जाता है, लोग बोलते हैं, तो दोनों भाषा के जो मंत्रियों की संख्या है वहाँ समान है, इसीलिए कोई असंतोष वहाँ पैदा ही नहीं होता है। दोनों लोग वहाँ पर खुशी से रहते हैं, दोनों ही भाषा के लोग। तो बेल्जियम में सत्ता का बंटवारा, 3 नंबर देखिए पॉइंट, बेल्जियम में सत्ता का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रूप में भी किया गया है। वहाँ पर बंटवारा जो हुआ है, केंद्र सरकार को भी दर्जा दिया गया है सत्ता की साझेदारी का, और राज्य सरकार को भी दिया गया है, दोनों को पावर दिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ देखिए दोस्तों, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि सत्ता की साझेदारी से संबंधित बेल्जियम और श्रीलंका में अंतर लिखना है आपको। तो चलिए अंतर देख लेते हैं इसका, यहाँ बेल्जियम की और यहाँ श्रीलंका की। तो बेल्जियम का सबसे पहला अंतर देख लेते हैं कि यहाँ सत्ता का विभाजन हो वो भाषा के आधार पर किया गया है। बेल्जियम में भाषा के आधार पर किया गया है, लेकिन श्रीलंका में हमने आपको क्या बताया कि सत्ता का विभाजन वो जाति के आधार पर किया गया है। जैसे सिंगली जाति के यहाँ पर लोग रहते हैं और जो होते हैं तमिल लोग, यहाँ पर जाति के आधार पर किया गया है। तो यहाँ विभिन्न धर्मों के बीच लड़ाई नहीं होती है बेल्जियम में, लेकिन यहाँ सिंगली और तमिल के बीच हमेशा टकराव, लड़ाई होता रहता है। यही सारी चीजें हैं अंतर में। तो दोस्तों यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, सत्ता की साझेदारी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।